हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपना टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट। तो नॉन कंडक्टिंग शीट का मतलब क्या है? जैसे हमारे पास में कोई पेपर है, मान लीजिए जैसे हमारे पास में ये कोई ऐसा पेपर है और इसको हमने चार्ज कर दिया है, पूरी कंप्लीटली यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया है। और शीट का मीनिंग इसकी जो थिकनेस है वो बहुत ही क्या होगी, लेस होगी इन कंपैरिजन टू इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो इस तरह का ये पेपर को हम एक शीट मान सकते हैं। अभी जो डायग्राम है उसके अंदर हमने इसको बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर जो है वो माना हुआ है। ये अपने को ध्यान से समझना है इस बात को, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर हमने इस पेपर को माना है। और इससे p डिस्टेंस पर हमको क्या फाइंड करना है, तो सॉरी r डिस्टेंस पे पॉइंट p है और उस पे हमको क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं गॉस लॉ में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है, E डॉट ds इज इक्वल टू सिग्मा q ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये अपना फॉर्मूला है। तो यानी इसमें हमको सबसे पहले क्या फाइंड करना रहेगा, E और ds का फ्लक्स फाइंड करना रहेगा, गॉसियन सरफेस अपने को मानना पड़ेगा, वो सब है। लेकिन उस सब के लिए सबसे पहले हमको जरूरी है कि हम E की क्या फाइंड करें, डायरेक्शन फाइंड करें। तो सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की अगर बात करें तो उसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? जैसे हमने लाइन चार्ज के लिए किया था, हम क्या करते हैं, इस पॉइंट O से कुछ डिस्टेंस पर, सपोज A डिस्टेंस पर एक छोटा सा सरफेस एरिया एलिमेंट मानते हैं ds। क्या मानते हैं? सरफेस एरिया एलिमेंट ds, क्योंकि यहाँ पे पूरा एक सरफेस है तो उसका जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, ds। इस ds में कुछ चार्ज होगा dq, क्योंकि पूरी शीट चार्ज है। उस dq के कारण पॉइंट p पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस डायरेक्शन में, क्योंकि अगर हम पॉइंट p पे एक टेस्ट चार्ज रखें तो उस पर फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में, तो हम इसको लिख सकते हैं dE1। इसी तरह से सेम डिस्टेंस पर हम लोग एक दूसरा, इस पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे हम लोग एक दूसरा एलिमेंट माने ds सेम एरिया का, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, जैसे हमने पहले निकाला था dE2 इस डायरेक्शन में होगा। पॉइंट जीरो चार्ज है, दोनों को मिलाने वाली लाइन जो है उसको ड्रॉ करेंगे। रिपल्सिव फोर्स होने के कारण Q नॉट पे इस डायरेक्शन में हमारे पास है फील्ड है। जैसे हमने लाइन चार्ज के लिए किया था, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, इसका ये एंगल भी थीटा, ये एंगल भी थीटा। ये जो है ये हो जाएगा dE1 cos थीटा और दूसरा हो जाएगा dE2 cos थीटा। तो ये जो हमारा है ये हो जाएगा dE2 sin थीटा और ये हमारा हो जाएगा dE1 sin थीटा। सिमिलरली जैसे लाइन चार्ज के लिए किया, अगर हम ऐसे बहुत से एलिमेंट माने सेम डिस्टेंस पे माने, मान लीजिए ये एलिमेंट मान लिया, उसकी जितनी डिस्टेंस पे इधर एक एलिमेंट मान लिया, फिर इतनी डिस्टेंस पे एक मान लिया, फिर एक मान लिया, तो सबके लिए अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करें तो उनके जो cos थीटा वाले कंपोनेंट है वो सभी एक ही डायरेक्शन में आएंगे और sin थीटा वाले कंपोनेंट सभी एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। इस तरह से अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन आएगी वो इस शीट के क्या होगी, परपेंडिकुलर आएगी। ये हमारी शीट है तो इस शीट के क्या आएगी, जैसे मैंने जो पेन दिखाया हुआ है पॉजिटिवली चार्ज शीट है तो इस पेन की यानी इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या आएगी, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी। मेथड बिल्कुल सेम है जैसा हमने लाइन चार्ज में किया है। सबसे पहले स्मॉल एरिया एलिमेंट माना, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा स्मॉल एलिमेंट माना सेम डिस्टेंस पे, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के cos थीटा वाले कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में, sin थीटा वाले अपोजिट डायरेक्शन में, और cos थीटा वालों के कारण सबके कारण फील्ड जो है वो किस डायरेक्शन में आएगी, परपेंडिकुलर टू द शीट होगा, चार्ज परपेंडिकुलर टू द चार्ज शीट जो है वो अपने को मिलेगी। तो इस बार मैंने थोड़ा स्पीडली इसको बता दिया है, क्योंकि सिर्फ जहां पे हमने वहां एरिया एलिमेंट को सॉरी लेंथ एलिमेंट माना था, यहाँ पे हमने उसकी जगह पे क्या माना है, एरिया एलिमेंट माना है, और बाकी जो आगे का प्रोसीजर है वो सेम है इसके अंदर, इसलिए हमने इसको इस तरह से शो किया। तो इसके बाद क्या होता है, इसकी मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो मैग्नीट्यूड अगर हम बात करें तो मैग्नीट्यूड के लिए हमको क्या करना रहेगा, देखिए ये हमारी शीट का कुछ पार्ट है,
क्योंकि ध्यान से देखिए जो शीट है वो अपनी इनफाइनाइट है, यानी उसकी लेंथ और ब्रेड्थ बहुत ही, उसकी जो लेंथ है इस तरह से बहुत ही ज्यादा है, यानी इसका जो डायमेंशन है वो इनफाइनाइट है। तो लेंथ के लिए हमने एक स्मॉल पार्ट यहाँ पे माना है इसका। ये ABCD जो है ये पूरा अपनी शीट नहीं है, ये ABCD जो है केवल इसका एक पार्ट हमने लिया हुआ है, और सपोज ये पूरी शीट पॉजिटिवली चार्ज है तो इसका पार्ट भी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, ये हमने मान लिया। और उसके बाद में अब हमें मानना है गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस यहाँ पे फिर से हम लोग कैसा मानते हैं, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मानेंगे, क्योंकि हमारा रूल किसके लिए अप्लाई होता है आप सभी जानते हैं, रूल अप्लाई होता है क्लोज्ड सरफेस के लिए। तो जब तक सरफेस क्लोज्ड अपने नहीं देंगे तब तक हम लोग नहीं मान पाएंगे कि कैसे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। इसलिए हम यहाँ पे सबसे पहले क्या मान रहे हैं, गॉसियन सरफेस हम मान रहे हैं जो कि सिलेंड्रिकल है, और इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस का जो लेंथ है वो 2r है। जैसे यानी कि शीट के इस तरफ भी r है और शीट के इस तरफ भी क्या है, r है, और पॉइंट P यहां पे स्थित है। ये अपनी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि हमको शीट जो है उससे r डिस्टेंस पे पॉइंट P है वहां पे हमको फील्ड फाइंड करनी है। तो यहां पे हम लोग पॉइंट P को कहां पे मान रहे हैं, हमारे गॉसियन सरफेस के इस जगह पे मान रहे हैं, इसके सर्कुलर पार्ट पे मान रहे हैं। और गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल है जो शीट के दोनों ओर फैला हुआ है, यानी इस तरह से जो शीट है अपनी उसके दोनों ओर वो गॉसियन सरफेस है। हाफ सिलेंडर इस तरफ है, हाफ सिलेंडर हमने उस तरफ माना है, और सिलेंडर की लेंथ हमने कितनी मानी है, 2r, यानी r इस तरफ r इस तरफ, क्योंकि हमारे पॉइंट P की डिस्टेंस कितनी है, इसलिए मेरे समान। उसके बाद में अगर हम बात करें इसके पार्ट्स की, तो इसके कितने पार्ट होंगे, गॉसियन सरफेस के 3 पार्ट होंगे, नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, और नंबर 3 कर्व सरफेस वाला पार्ट होगा। नंबर 3 ये कर्व सरफेस वाला पार्ट होगा। तो हम तीनों में एक एक एलिमेंट अगर माने, सबसे पहले अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें तो हम छोटा सा एलिमेंट माने ds, तो इसका एरिया वेक्टर आएगा इस तरह से, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी। ये हमने कैसे बता दिया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, शीट के परपेंडिकुलर, यानी ये प्लेन ऑफ द पेपर की ये क्या चीज है, परपेंडिकुलर। यहाँ पे सिलेंडर है इस तरह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हुई इस डायरेक्शन में, और ds जो है वो किस डायरेक्शन में हुआ, ds हुआ हमारा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो थर्ड पार्ट के लिए E और ds के बीच में एंगल जो है वो कितना होगा, 90 डिग्री। सिमिलरली अगर हम इस पॉइंट पे लें, छोटा सा एरिया एलिमेंट लेते हैं हम लोग ds, यहाँ पे जो ds है उसकी डायरेक्शन और हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन क्या होंगी, एक ही होंगी, दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगी, क्योंकि फील्ड भी परपेंडिकुलर है और हमारा जो एरिया वेक्टर होता है वो भी उस सरफेस से क्या होता है, परपेंडिकुलर। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी फील्ड भी क्या है, परपेंडिकुलर है, और हमारा ds है वो भी क्या है, परपेंडिकुलर। ds और E दोनों ही क्या होंगे, अगर मैं थोड़ा छोटा कर दूं तो दोनों ही क्या होंगे, शीट के परपेंडिकुलर है E, इसलिए E यहाँ पे ds हमने छोटा सा पार्ट माना, उस ds का एरिया वेक्टर ये रहेगा और उसका E जो है वो इस तरह से रहेगा, क्योंकि जो शीट है ना अपनी, उस शीट के दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे हमने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की थी, तो उसके इधर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो भी यही होगी, और इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मेरी और इस तरह से। क्यों नहीं है कि इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है और इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ऐसा नहीं है। दोनों तरफ ही क्या है, वो रिपल्सिव है, इस तरह से आउटवर्ड है, इधर भी आउटवर्ड है और इस तरफ भी आउटवर्ड है, इधर भी आउटवर्ड है और इधर भी आउटवर्ड है, इसीलिए यहाँ पे भी E और ds के बीच में कितना एंगल होगा, 90 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री एंगल होगा। यहाँ पे आप लोग सभी ये सोच रहे होंगे कि सर आपने जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को दोनों जगह E क्यों रखा है, क्योंकि सेम डिस्टेंस पे है शीट के सेम डिस्टेंस पे है, जिससे फील्ड बन रही है वो यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो E जो है वो यहाँ पे भी उतना ही होगा और यहाँ पे भी उतना ही होगा। और यहाँ पे E अलग अलग हो सकता है, लेकिन E का कोई यहाँ पे अलग अलग होने का बेनिफिट हमारे पास नहीं है, क्योंकि E
है 90 डिग्री, तो फ्लक्स कैलकुलेशन में वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोगों के पास में बेसिक जो ये गॉस लॉ की स्टेटमेंट है वो ये है, इज इक्वल टू सिग्मा क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो जैसा हमने पहले किया था टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम देखें तो हम लिख सकते हैं E डॉट ds इज इक्वल टू E डॉट ds फॉर द फर्स्ट सरफेस प्लस E डॉट ds फॉर द सेकंड सरफेस प्लस E डॉट ds फॉर द थर्ड सरफेस। तो फर्स्ट सरफेस में क्या है, E और ds के बीच में कितना एंगल है, E ds cos 0 डिग्री प्लस हमारा जो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, इस पे से तो हमारी जो वैल्यू आएगी फर्स्ट सरफेस के लिए ये, सेकंड सरफेस के लिए E ds cos 0 डिग्री और थर्ड सरफेस के लिए हमारी वैल्यू जो है वो क्या है, E ds cos 90 डिग्री। तो थर्ड तो कैंसिल हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड से अगर हम देखें तो फर्स्ट से हम लोग लिख सकते हैं E ds प्लस सेकंड के लिए E ds, क्योंकि मैं अभी बता चुका हूं कि दोनों जगह जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि सेम डिस्टेंस पे दोनों पॉइंट, इसलिए E को हम इससे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग चाहेंगे कि सर ds का अगर हम ऐसे सर्कुलर एरिया का ds कैलकुलेट करें तो इंटीग्रेशन ऑफ ds जो है इसकी वैल्यू आनी चाहिए पाई r स्क्वायर, यानी r जो है वो इसकी डिस्टेंस होनी चाहिए, अगर इस डिस्टेंस को हम लोग ले लें तो कितनी होनी चाहिए, पाई a स्क्वायर इस सर्कल की जो रेडियस है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में ds की वैल्यू ये आनी चाहिए। बट क्योंकि आगे के स्टेप्स में हमारे पास में जो s है ये कैंसिल हो जाना है, इसलिए हम लोग पहले से ही यहाँ पे पाई जो है a स्क्वायर हम लोग यूज नहीं लेंगे, सिंपली हम लोग क्या लिख देंगे कि हमारा जो ये स्टेप है E ds के इंटीग्रेशन वाला, तो इसके बाद में सिंपली हम लोग क्या लिख देंगे, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी ES, यानी E डॉट ds जो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली हुई है इसकी वैल्यू हो जाएगी ES प्लस ES। ऐसा हमने पाई आर a स्क्वायर नहीं लिया यहाँ पे, क्यों नहीं लिया, क्योंकि आगे चलकर हमारा s जो है वो एक्सप्रेशन में कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए इसको थोड़ा सा लर्न करने का पॉइंट है कि हमको पाई a स्क्वायर नहीं लेना। उसके बाद में हमारे पास में ये वैल्यूज आई किसकी, लेफ्ट हैंड साइड का फ्लक्स हमने कैलकुलेट कर लिया, गॉसियन सरफेस को मान लिया। स्टेप्स आप लोग देखिए, अगर आप डेरिवेशंस को ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले डायरेक्शन फाइंड करते हैं, उसके बाद में गॉसियन सरफेस ले लेते हैं, उसके बाद में गॉसियन सरफेस के पार्ट्स करके फ्लक्स को कैलकुलेट कर लेते हैं, और फिर फोर्थ स्टेप में हम लोग फाइंड करते हैं सिग्मा क्यू, यानी कि राइट हैंड साइड को हम लोग देखते हैं। तो अगर हम लोग सिग्मा क्यू की बात करें तो यहां पे सिग्मा क्यू क्या होगा, जो इस सिलेंडर ने एनक्लोज किया होगा, एनक्लोज का मतलब जो इस सिलेंडर में स्थित है, जो इस सिलेंडर में चार्ज है, वो क्या होगा, सिग्मा क्यू। तो सिलेंडर ने पूरी शीट को कवर किया, केवल इतने पार्ट को उसने कट किया, ध्यान से देखिए, केवल इतने पार्ट को सिलेंडर ने क्या किया, कट किया, कि अगर मैं इसमें से इसको निकाल लूं तो ये कितना पोर्शन, कितना एरिया उसका गिरेगा, ये उसका कितना एरिया गिरेगा, अपने सिलेंडर जो है वो कितना एरिया गिरेगा, अपने सर्कुलर एरिया के बराबर। यानी हमारे पास में जो सिग्मा क्यू है, नाउ राइट हैंड साइड अगर देखें तो अगर हमारे पास में सिग्मा क्यू जो है उसकी वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा इंटू एस। कैसी आई है, सिग्मा क्या बताता है अपने को, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सिग्मा अपने को बताता है कि भाई हमारे पास में किसी यूनिट सरफेस एरिया में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, वो सिग्मा बताता है। और हम लोग जानते हैं कि हमारे सिलेंडर ने, क्योंकि गॉसियन सरफेस पे चार्ज अपने को निकालना है, तो हमारे सिलेंडर ने कितना पार्ट कट किया इसका, एस। क्योंकि मैंने आपको बताया अभी कि अगर मैं इसको इसमें से गुजार दूंगा तो कितना पार्ट इसका यूज करेगा, एस, जितना इसका क्या है, सर्कुलर एरिया है, हमने उसको एस लिखा है। तो सिग्मा इंटू एस, सिग्मा क्या बता रहा है कि शीट में यूनिट एरिया में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिग्मा
हमने उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, एस से, तो सिग्मा क्यू यानी टोटल चार्ज की वैल्यू क्या आई, सिग्मा इनटू एस। इक्वेशन नंबर 1 में अगर अपने इसको पुट करें 2 और 3 से वैल्यूज को, तो हमारे पास में आएगा 2es इज इक्वल टू सिग्मा इनटू एस। तो यहाँ से एस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नॉट सॉरी यहाँ पे रह जाएगा, तो एस से एस कैंसिल हो गया, हमारे पास में आया ई की जो वैल्यू है वो आई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास में वैल्यू किसकी आई है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। यहाँ पे अगर आपने ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। आप चाहे ये पॉइंट पी यहाँ लें, यहाँ लें, यहाँ लें, कुछ दूरी तक जहां तक भी आप ये पॉइंट पी लें, तो आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसकी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगी। और अगर आपकी चार्ज डेंसिटी आपने सेम बना के रखी हुई है तो फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म होगी। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है जिसकी डायरेक्शन और जिसकी वैल्यू दोनों ही क्या रहे, कांस्टेंट रहे, एक जैसे रहे। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाने का सोर्स क्या होता है हमारे पास में, कि हम एक नॉन कंडक्टिंग शीट ले लें। तो ये हमारे पास में शीट जो है ये क्या है, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाली है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। अगर हम लोग इसका डायग्राम बनाएं विद टू आर, तो ई जो है वो आर की कांस्टेंट है, इसलिए हमें ऐसा डायग्राम मिलेगा। तो ये हमारा टॉपिक है, आर की कोई भी वैल्यू हो, ई जो है वो क्या बन जाएगी, कांस्टेंट बन जाएगी। और ये जो रिजल्ट होता है हमारा कोई फाइनाइट शीट है अगर, और हम उसके नियर बाई पॉइंट पे ले रहे हैं, तो उसमें भी ये जो है रिजल्ट हम लोग यूज कर सकते हैं। फाइनाइट शीट है सपोज, ये इसके पास हमने पॉइंट भी बिल्कुल पास में अगर माने इसके, ये शीट का कुछ डायमेंशंस है, हमने कुछ 1 mm 2 mm या 1 सेंटीमीटर तक हमने पी पॉइंट मान लिया, तो ये सेम रिजल्ट हम लोग फाइनाइट शीट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।